हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न, लिंग निर्धारण। ये एक आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लिंग निर्धारण समझाइए। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, जिसमें से 44 होते हैं जो अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं और 2 होते हैं लिंग गुणसूत्र। नर में या लड़के में पाया जाता है एक्स वाई, यानी 44 प्लस एक्स वाई, ये 44 हो गए, ये 45 हो गए, 46 हो गए। टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये है 46। और मादा में देखिए 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये है जनक। अब देखिए युग्मक बना लिए हमने, यानी इसके आधे कितने हुए 22, यहाँ से ले लिया एक्स। अब इसके आधे फिर से कितने हुए 22, यहाँ से ले लिया वाई। अब देखिए 22 प्लस एक्स ले लिया, क्योंकि इसमें क्या है, मादा में एक्स एक्स ही है। अब देखिए इसकी क्रॉसिंग करवाई इसके साथ, तो हमारे पास बना 44 प्लस एक्स एक्स। अब 44 प्लस 22 प्लस वाई की क्रॉसिंग करवाई 22 प्लस एक्स से, तो हमारे पास 22 22 44। अब देखिए एक्स वाई कुछ इस प्रकार से, यानी हम कह सकते हैं 50% चांसेस ये होते हैं कि लड़का और लड़की होने की कितने कितने परसेंट चांसेस होते हैं, 50-50%, यानी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। ये है लिंग निर्धारण। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर आर वाई वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। देखिए इसका बाह्य लक्षण होता है आर, यानी गोल कैपिटल बाह्य। देखिए प्रभावी लक्षण कौन सा है, आर ये तो है। और हम क्रॉसिंग किस में करवाते हैं, गोल और लाल पद लाल हो जाता है, गोल और लाल बीज, ठीक है। और उसकी क्रॉसिंग करवाते हैं किसके साथ, झुर्रीदार और पीले बीज के साथ। अरे सॉरी, एक मिनट देखिएगा, ये आर है यानी क्या है, गोल, ठीक है। अब देखिए कुछ इस प्रकार से, ये क्या है, गोल बीज, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या, इसका रंग हो जाएगा, ठीक है। अब इसका रंग क्या है, इसका रंग है लाल, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाई और ये स्मॉल वाई, ठीक है। आर आर वाई वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण क्या होगा, गोल व पीला बीज, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवीनीकरण स्रोत किसे कहते हैं, यानी ऐसे स्रोत जो कभी खत्म नहीं होते, जिनकी मात्रा क्या होती है, असीमित होती है, नवीनीकरण स्रोत कहलाते हैं। इसका दूसरा नाम अक्षय स्रोत, अक्षय यानी न क्षय होने वाला, न खत्म होने वाला स्रोत, वह ऊर्जा स्रोत जिसका क्षय नहीं होता है, अर्थात नष्ट नहीं होता है। सौर ऊर्जा हो गई, जल विद्युत ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, बायोगैस हो गया, जैव ईंधन हो गए और ज्वारीय ऊर्जा हो गई। पानी हवा ये क्या है, नवीनीकरण स्रोत। अब देखेंगे अनवीनीकरण स्रोत, इसका अपोजिट, यानी ये कभी खत्म नहीं होते हैं, इनकी मात्रा असीमित होती है। ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाते हैं, इनकी मात्रा सीमित होती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसका नाम है। और इसका दूसरा नाम है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है। इसे अक्षय ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं, इसे क्षय ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। इसका भंडारण सीमित मात्रा में होता है। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका भंडारण सीमित मात्रा में होता है तथा ये समय के साथ खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया इत्यादि, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और इसी का दूसरा नाम है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है, ईंधन, जीवाश्म ईंधन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव जीवधन है, यानी ऐसे जीवों में होने वाली घटनाएं। देखिए जीवित शरीर में होने वाली सभी प्रक्रम, यानी जीव से बना है ये, ठीक है, जीव धन है, यानी ऐसा शरीर जो जीवित है, ठीक है, उसमें होने वाली सभी घटनाएं। एक जीवित शरीर में कौन कौन सी घटनाएं, एक जीव है, उसके शरीर में क्या होगा, उत्सर्जन होगा, पाचन होगा, उत्सर्जन होगा, पाचन होगा, श्वसन होगा, पोषण होगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की आवर्धन क्षमता कहते किसे हैं। किसी लेंस या दर्पण में से देखने पर किसी वस्तु का आकार जितना बड़ा दिखाई देता है। देखिए क्षमता, आवर्धन क्षमता का अर्थ होता है हमने लेंस या दर्पण में से देखा, ठीक है, उसका आकार है, वस्तु का आकार बड़ा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेंस या फिर दर्पण में से देखा और वस्तु का आकार कैसे दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है, ये कहलाएगा लेंस की आवर्धन क्षमता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र देखिए, यह है m बराबर वी यू, एम बराबर वी यू।
और लेंस की क्षमता को हम मापते हैं, आवर्धन ने लेंस की क्षमता को मापते हैं हम डायोप्टर से, इसे डी से व्यक्त करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाहनों के पश्च दृश्य को देखने के लिए गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी वाहन में जो पश्च दृश्य है उसको देखने के लिए हम किस गोलीय दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। यानी बाइक वगैरह होते हैं, कार हुए, उसके जो ये लगे होते हैं, दर्पण लगे होते हैं, वो होते हैं उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अवतल लेंस का प्रमुख कार्य चश्मा बनाने में तथा प्रदर्शनी कक्ष में। अवतल लेंस के दो कार्य हैं, एक तो है चश्मा बनाने में और प्रदर्शनी कक्ष में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवतल लेंस का उपयोग तो हमने देख लिया चश्मा बनाने में और प्रदर्शनी कक्ष में। देखते हैं नेक्स्ट। अवतल लेंस का उपयोग माइक्रोस्कोप में, आवर्धन चश्मा में, अब देखिए आवर्धन चश्मा में, माइक्रोस्कोप में, कैमरा में और हाइपरमेट्रोपिया का सुधार करने में। इसके कितने उपयोग हैं? माइक्रोस्कोप में, आवर्धन क्षमता में, कैमरा में और हाइपरमेट्रोपिया सुधार करने में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है इमारतों के अंदर, वाहन के दर्पण में। जैसे कि हमने जाना वाहन के दर्पण में कौन सा दर्पण होता है, यानी वाहन के पश्च दृश्य, पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण होता है उत्तल दर्पण। और इमारतों के अंदर, ठीक है, वाहन के पीछे के दृश्य को देखने के लिए। और स्ट्रीट लाइट लैंप में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण के कितने उपयोग है? 3 उपयोग। पहला इमारतों के अंदर, दूसरा वाहनों के पीछे के दृश्य। उत्तल दर्पण के उपयोग देखिए स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण के 3 उपयोग हैं। ये दर्पण है ना कि लेंस। लेंस के उपयोग तो हमने देख लिए, माइक्रोस्कोप में, आवर्धन चश्मे में और कैमरे में और मेट्रोपिया का सुधार करने में। ये हो गए उत्तल लेंस का है। अब उत्तल दर्पण का देखिएगा, इमारतों के अंदर, वाहन के दर्पण, आवर्धन कांच, स्ट्रीट लाइट लैंप में इसका उपयोग किया जाता है। 3 उपयोग हो गए, इमारतों के अंदर, वाहनों के दर्पण, आवर्धन कांच, स्ट्रीट लाइट लैंप में। ठीक है, अब देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले जो कांच होता है वो किसका बना होता है? अवतल दर्पण का। सीसीटीवी कैमरा होता है, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये दर्पण है। चेहरा देखने वाले जो होते हैं वो भी क्या है? दर्पण होते हैं। ठीक है, अब दर्पण होते क्या है? दर्पण यानी कांच, इसके इस साइड क्या होगी? पॉलिश होगी। ठीक है, यानी हम जैसे यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, अब यहाँ क्या देख रहा है? ये कांच में देख रहा है, यानी यहाँ से टकरा कर इसकी परछाई इसे नजर आएगी। ठीक है, ये क्या है? दर्पण है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? पॉलिश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण का दूसरा नाम। अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम है अपसारी दर्पण। ठीक है, वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन का उदाहरण है जिब्रेलिन हार्मोन, यानी ये पेड़ पौधों में पाया जाता है जिब्रेलिन हार्मोन जो वृद्धि का संदमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में जो चांदी है, ठीक है, चांदी होती है उस पर काले रंग की परत चढ़ जाए तो इसे हम कहेंगे संक्षारण। अब देखिए चांदी पे काले रंग की परत चढ़ जाती है, इसे कहेंगे संक्षारण। तथा लोहे पर, लोहा जब वायु अर्थात O2 के संपर्क में आता है और जल के संपर्क में आता है तो इस पर एक भूरे तथा लाल रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं जंग लगना। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स जो हमने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, आप बिल्कुल भी डिले मत करिएगा, क्लासेस अच्छे से अटेंड करिए, अच्छे से पढ़िए।